बहुत बड़ी सी कविता है युद्ध के ऊपर, लेकिन वो लंबी कविता है इसलिए वो बीच में आई वुड एक्सपेक्ट सुशील जी विल डू इट। सुशील उपाध्याय जी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। अभी हाल में जब शहर में पाकिस्तानी का भरपूर स्वागत, बहुत बढ़िया लिखते हैं और बहुत बहुत अच्छी चीजों पे आज के समय में बहुत प्रासंगिक, तो बहुत उतना के आइए और आगे जो संचालन है ये सुशील उपाध्याय जी और जाने माने सर्जन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं और कवि भी हैं। तो इस रेंज को आप कैसे परिभाषित करते हैं? सवाल तो बहुत ही सही किया कहा है कि भाई कैसे हुआ है। मेरा मानना है कि जो अपनी जीवन यात्रा है वो एक क्रम है, चलता रहता आप यहाँ से जब आपको लगता है। और मैं कहूँ कि मेरा पहला जो उद्देश्य रहा लाइफ का वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी ही रही। और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जैसे हम करते हैं, जिसको हम इस तरह से बताएं कि हमने रिसर्च पेपर बहुत लिखे सर, और हमारा रिसर्च वर्क है टॉप रेटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश है। कई ऐसे हमारे काम हैं, कुछ में से इसी से हम रिलेटेड बताएं। मैंने ट्यूमर निकाला है, 6 बोन को निकाला है, और 6 बोन को निकाल के जिसको सच में कैंसर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकली ऑस्टियोसार्कोमा ऑफ द बोन। क्योंकि यदि किसी को हो जाता है तो टांग तो कटती है, तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को कुक करते हैं। इस तरह से होता है जैसे कि अपना प्रेशर कुकर होता है, वो प्रेशर के साथ इंस्ट्रूमेंट को कुक करते हैं और उसको हम लगाते हैं। और उसको मारने के बाद हमने उसको 5 मिनट के लिए कुक किया, फिर उसको उसी में रिप्लांट कर दिया। नॉट ओनली रिप्लांट करने से ज्यादा होता है, और नॉट ओनली दैट गर्ल, शी रिकमेंडेड माय नेम फॉर द पब्लिसिटी। उसने एक कविता लिखी है कि अब यहाँ पे एक बात आई, तो उसने लिखा है कुछ शब्दों में, एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि आप ये पूछेंगे, नहीं तो हमारे ऑफिस में होती। उसने जो कविता लिखी है तो उसका जो सारांश है कि ये कोई फरिश्ता ही आता। और उसके जब हमने पेरेंट्स को ये बात बताई कि हमने काम किया, पब्लिश वर्क है सर, लेकिन नए आदमी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल का बात है। और जैसे हम काम करते हैं, इतना माहौल होता है, हॉस्टाइल माहौल, प्रोफेशनल भी है, उसके लिए और भी करना पड़ता है। तो जब हमने इतना हुआ, ये हमारा हौसला ही है, आत्मविश्वास है कि हम यहाँ से करते हैं। एक और बात आपने लिखी है जो मैं इसकी उसमें भूमिका में देख पा रहा था, जो आपने लिखी है, आप वो बात थोड़ा सा अलग तरह की लगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी साफ बयानी की है कि जब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ तब मैंने कविता लिखनी शुरू की। तो कविता तो लेकिन जवानी के उन दिनों में फूटती है जब आप सारी जिम्मेदारियों में घुसने जा रहे हैं। अब देखिए, ये किसी हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग क्या कहते हैं समय होता है, परिस्थितियां होता है, उसी के हिसाब से हम लोग आप लोग बन रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि 60 साल में जब हुआ, मैंने 2016 की बात है, तो मैं 60 पूरा कर चुका था। मेरे 2 बेटे, एक अभी आया नहीं, एक ये बैठा हुआ, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो अब इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमने कहा हमारे लिए हो गया। तो चूंकि जैसे आपको लिखा है कि अब हमारा काम ये संभालेंगे, और हम इस काम से, प्रोफेशनल काम से हमें थोड़ी सी मुक्ति मिल गई। आज भी हमें मुक्ति है कि हम इतना चलते फिरते घूमते फिरते हैं। तो बस ये होता है कि मरीज के सामने हम दिख जाए, डॉक्टर साहब है कि नहीं, क्योंकि ये सामाजिक एक बात बता रहा हूँ। समाज जो भी आए, डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे कि नहीं, बड़े डॉक्टर साहब होंगे कि नहीं, ये बिल्कुल दिमाग में बैठी, उनका स्वाभाविक यदि एक विश्वास की बात है। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई, मैं तो वहां होऊंगा। तो ऑपरेशन शुरू होने के पहले हम अपना चेहरा उन्हें जरूर दिखा दें, और देखा जाए तो प्रैक्टिकली गौरव भी करते हैं, हम तो खड़े रहते हैं, सिर्फ गाइडेंस ही देते हैं। अब जब हमें ये होगा तो हमने कहा जो हमारे अनुभव से हम दिखना चाहें, और मेरी अपनी बहुत पहले से सर मेरी ये इच्छा थी कि हर व्यक्ति से, अभी हम आपसे बात कर रहे थे पांडे जी से, कि हम सब लोगों को अपने अपने अनुभव हैं वो लिखने चाहिए। और वो है चूंकि जो हमारा अनुभव है, वो जब आप अनुभव करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने मैम को लाके गलती की है, क्योंकि आप वो सच्ची बातें नहीं बता रहे हैं जो आपको बतानी चाहिए थी। आप सारी बातें दार्शनिक बातें कह रहे हैं। नहीं, दार्शनिक नहीं, अभी आपने बताया, चोपड़ा साहब ने सबसे पहले वही कह दिया। ये देखिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहाँ पे हमारे चोपड़ा साहब ने तो पकड़ लिया उसको, जो आई लव यू बेबी वाली पहली पंक्ति है। तो अब बात ये कि सच बात बताइए, आज मैम से थोड़ा सा मानिए, आज कवि का मन जो है
तरल है और सब कुछ कहना चाहते हैं। आप परमिट कीजिए प्लीज आदमी, आप सच कविताओं के पीछे की भावभूमि को सच से बताएंगे। ये आपको मैंने इसमें भी लिखा भी है सर, हर कविता के पीछे एक कहानी है और आगे एक संदेश है। क्या बात? जो आपने लिखा है देखिए एक सामाजिक समस्या है, लोग कह तो देते हैं, इसका भी एक कारण बताऊं। मैं सर जापान गया था 90 में गया था और मैंने कैंसर के ऊपर फेलोशिप की है चिबा कैंसर सेंटर में, जो नरिता एयरपोर्ट है उससे ज्यादा 50 किलोमीटर है, और जो नरिता एयरपोर्ट है वो चिबा प्रीफेक्चर में आता है। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे वो कैंसर सेंटर था और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनके साथ साथ एक बात थी, और हमें उनमें लगभग उस समय 20 साल का फर्क होगा, वो लगभग होंगे 60 साल के और मैं उस समय होऊंगा 35-36 का होऊंगा, इतना ही होगा। उनके साथ जब मैं रहा तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत मुझे लगी, वो हर किसी से आई लव यू कहते थे। हर जो भी चलता फिरता मिल जाए, अधिकांश हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं तो उनसे ही करते। तो पहले हम सच में यही मानते रहे कि हर नर्स से कहते हैं आई लव यू, लेकिन ऐसा नहीं था, वो हर किसी से आई लव यू कहते थे। तो मैंने देखा कि बंदा जो है अपनी भाषा में कहे तो मुझे लगता है सर्जन है, और सर्जन है और ये कोई कहने में कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत टट्टी भी होते हैं कुछ तो सच में बहुत टट्टी होते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भी इसी कैटेगरी के होंगे, लेकिन देन आई रियलाइज कि देख रहे हैं, और फिर मुझे बहुत शक हुआ कि यार वो पेट में कुछ सुई लगा रहे हैं, मैं तो सर्जन है तो कहीं कहीं ब्लड डिटेक्ट या वैसा ना कर। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सर हम आपको इंडिया कभी बुलाते हैं और मौका मिले तो आए। कहते नहीं डॉक्टर संजय आई कैन नॉट कम एंड यू नो आई एम डायबिटिक थे और लेते थे, कह रहे मैं 6-8 घंटे वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन लेते। तो जब उन्होंने कहा जो हमने अक्षर भी लिखी वो सच में वहीं से प्रेरणा है कि वो सबको आई लव यू कहते थे और अपने डिफरेंट ढंग से कहते थे। उनका कहना, हमारा कहना, आपका समझना सब अलग है। अच्छा, आप जब उल्लेख करते हैं कि आप किन कवियों से आप प्रभावित हैं, तो मैं देख पा रहा था कि आप अपनी मूल प्रकृति में जो विरोधाभासी हैं, जो कंटेंट में विरोधाभासी हैं, उन तक को आप शामिल कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप पाब्लो नेरुदा से प्रभावित हैं, लेकिन साथ में आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी ले आते हैं, तो दोनों को एक ही भाव भूमि पर कैसे लेके आया जा सकता है? देखिए मैं आपको ये कहूंगा, मैं सर्जन हूँ और आप ऐसा देखिए, क्या हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि दो बिल्कुल विरोधी है लेकिन आपका दोनों से संबंध हो सकता है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। अटल जी की जो 4 लाइनें हैं वो सर मैंने 99 में, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो चंडीगढ़ में विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ था, फिर मैं वहाँ गया तो मैंने अटल जी का नाम सुना भी हुआ था और उस समय तक तो वो प्रधानमंत्री भी हो चुके, तो मैं गया तो ये किताब। और वो सर कई बार क्या होता है किताब लोग जो लिखा है उन्होंने कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मैदान जीतने से मन नहीं जीते जाते, मन जीतने से मैदान। तो मैंने उसको इतना रट लिया और मैंने जाने कितने लोगों को, जैसे कई मरीज मरीज ही बहस करने लगता है, अरे डॉक्टर साहब ये होता है वो होता है। कई लोग हमारे साथ बैठे होते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं ऑपरेशन कराओ, दूसरा उनको डिस्करेज करता है, तो तब हम सब उनको हमेशा ही सुनाते। आपने कहा पाब्लो नेरुदा के बारे में कहा, पाब्लो नेरुदा की कुछ कविताएं हैं जो हम आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा कि मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हम जब नोट करते हैं तो मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। एक तो उनके जो प्रस्तावना में या उनके बारे में कहा ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की भी हमारा मानना है, हम जो लोग हैं 50% जो हैं, बल्कि लेस देन 50% हमारे ऊपर जीन्स का असर है, और मोर देन 50% है वो हमारा एनवायरनमेंट वातावरण का ही असर है। जैसे हमें जो बदलाव आया, मैंने इसमें लिखा है, हमने पुस्तकों से मेरे बदलाव आया, हमारे शिक्षकों से आया और व्यक्तियों से हमारे आसपास। मेरा सवाल ये था कि आप पाब्लो की बात कर रहे हैं और फिर वो मुझे क्यों विरोधाभास लगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं जिन कवियों से प्रभावित हूं, तो आपने अपने आत्मकथन में उनका उल्लेख किया है। आपने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, कुंवर नारायण, रामदरस मिश्र, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जो हिंदी साहित्य से और खासतौर से कविता से प्रेम करते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि जो इनकी अंतर्ध्वनि है वो किसी एक सीधी पंक्ति में नहीं है, बल्कि कई जगह ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल सही। विरोधाभास वाले तत्वों को लिए कवि खड़े हैं, तो फिर कोई पाठक सहज रूप में जब उसका कैथारसिस हो रहा है या साधारणीकरण हो रहा है, तो वो कैसे संभव हो पाएगा इतने सारे विरोधाभासों की बात? ऐसा है कि आपको जो आप कह रहे हो, मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे 75 कविताएं जी, तो 75 कविताएं कुछ अलग अलग ढंग से अलग अलग बारे में लिखी गई है।
किसी में कोई चीज अच्छी लगी है, किसी में कोई चीज अच्छी है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, और जो विरोधाभास का है, तो मैं तो एज ए सर्जन कहता हूँ कि मेरे पास बहुत लोग विरोधाभास ऐसे बातें हैं, और हम उन लोगों को कहीं ना कहीं से समन्वय भी कर लेते और सामंजस्य भी पैदा कर देते। यही मैंने कहीं ना कहीं पे कविताओं में भी इसी को दर्शाया। अब तक की बातचीत से ये तो तय हो गया कि कवि नवोदित नहीं है। कवि ने जो अपने बारे में वो आत्मकथन में टिप्पणी की है वो तथ्यों के अनुरूप नहीं है। तो कवि का एक सहज विनम्र भाव है कि मैं नवोदित हूँ। जैसे अपने बच्चों में से कोई बच्चा खास तौर पे पसंद आता है, उसकी कोई आदत, कोई उसकी रुचि, प्रिय तो सभी होते हैं, लेकिन कोई एक किसी एक को आप ज्यादा चाहते हैं। तो इनमें से जो आपके मन रुचती कविताएं हैं, जैसे कुछ का उल्लेख आपने अपने आत्मकथन में भी किया है, लेकिन इस संग्रह की वो कविता कौन सी है जिसे आप अपने मन की या इस पूरे संग्रह की आपको पसंद है? लेकिन कई तो हम दसों तो हम ऐसे कह सकते हैं। इसके हर कविता के लिए इसमें दूसरी पहली ही कविता है जो मैंने लिखा, कविता क्या है। और जब मैंने ये लिखा और जब मैंने इसको पब्लिश करने के लिए भेजा और हमने किसी इनको भूमिका के लिए भी भेजा, तो उनकी सबसे पहले मुझे सलाह थी कि पहले तो इस कविता को आप निकाल दो, पहले तो हम आपको कविता सुनाते, फिर उसके बाद में आपको कविता क्या है। कविता क्या है? कवि की कल्पना या जीवन का अनुभव, इसी कल्पना और अनुभव को व्यक्त करना ही तो कविता है। और अच्छी कविता क्या है? जो कवि और श्रोताओं के मन में भा जाए, कवि को बार बार कहने का मन करे और श्रोता को बार बार सुनने का। अच्छी कविता की सार्थकता कब है? अच्छी कविता की सार्थकता केवल घर में पढ़ने से नहीं, बल्कि स्कूलों में पढ़ाने से। कविता का काम क्या है? दूसरों की चेतना में पैठ बनाना, दूसरों की मानसिकता को प्रभावित करना और दूसरों की सोच को रूपांतरित करना। यदि कविता यह नहीं कर पाई तो कविता कहाँ है? बल्कि एक निरर्थक रचना है। जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सच कहा भी। जैसे आपने कहा, एक मैं नवोदित कवि हूँ और मैं मानता हूँ। और जब मैंने ये निहार जी को इनके पास भेजी जिन्होंने भूमिका लिखी, तो उन्होंने भूमिका तो लिख दी और लेकिन उन्होंने सलाह दी, डॉक्टर साहब बुरा ना मानिए, मैं आपसे उम्र में छोटा भी हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये ना, क्योंकि इसमें आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि उपदेश है और बहुत लोगों को ये शायद पसंद ना आए। तो मैंने भी बहुत सोचा, मैंने कहा देखो सोचता हूँ, फिर मैंने रात में सोचा, फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं कम नहीं करना चाहता और शुरुआत भी यहीं से करना चाहता हूँ। इसको सर ये है, अब आप जैसा भी किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरी पुस्तक है और मेरा इसमें अधिकार है, जो हम छापने को रखेंगे। देखिए, इससे ज्यादा साफ बयानी डॉक्टर साहब नहीं करते कि ये मेरी पुस्तक है और मैं, हालांकि जब कविता प्रकाशित रूप में सामने आ गई और लोक में चली गई, न किताब डॉक्टर साहब की रही और न कविता डॉक्टर साहब की रही। अब ये लोक की है और लोग ये समझता है कि जहां गद्य कुछ नहीं कह पाता, गद्य अपने आप को संप्रेषित नहीं कर पाता, वहां कविता संप्रेषित करती है। ठीक है, तो निहार जी ने शायद ये समझ के सलाह दी होगी कि चूंकि कविता सपाट बयानी कर रही है, सीधे सीधे अभिधा में अपनी बात कह रही है, लक्षणा व्यंजना में कुछ नहीं छोड़ रही है, वो आपकी ज्यादातर कविताओं में है। तो क्या ये आपका स्टाइल माने या सहज संप्रेषण का एक तरीका आपका है? देखिए, आपने जैसे मैं पहले भी और आपके सामने भी कहता हूँ कि मैं नवोदित कवि हूँ, तो मुझे कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं था, ना मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए किसी से आलोचना करवाई थी या मैंने किसी से रिव्यू करवाया। तो देखो क्या है, इसमें देखा जाए तो सच में ऐसी किसी का भी, यदि हमने इसको पढ़ा और एक बार लिखा, यदि इसमें बदलाव लाना है तो मैंने ही इसमें बदलाव लाया है, किसी और ने नहीं। ना मैं किसी की मदद ले सका, ना किसी ने हमें इसमें मदद दी, क्योंकि हमने ऐसा अवसर भी नहीं दिया, तो मैंने ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया। एक चीज और भी है, सब आपकी कविता है जिसमें वो धातु फैलने वाला जो जिक्र है, उस कविता का कई लोगों ने जिक्र किया है। तो मैं डॉक्टर साहब से ही प्रार्थना करूंगा कि उस कविता को या तो आप पढ़ दें या मुझे अनुमति दे तो मैं पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, फिर आप इसको सुनिए और अपने हिसाब से। और ये कविता इतनी सच है जिसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। फैला गांव में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, बचपन से हर दिन मैंने सोना चांदी तांबा पीतल लोहा हर धातु को भट्टी में जलते हुए देखा, पिटते हुए देखा, पिटने के बाद फैलकर उसकी पतली चद्दर होते हुए देखा। मैंने केवल देखा ही नहीं, जीवन भर भोगा है और जो भोगा है उसी को रचा है। जीवन भर हम जलते रहे, वह पीटते रहे और धातु की तरह हम पिटते रहे, कभी इच्छा से कभी अनिच्छा से।
हम चद्दर बनते रहे और इस चद्दर बनने की प्रक्रिया में कुछ लोग हमें संभालते रहे और हम फैलते रहे और यही फैलाव आज हमें यहाँ ले आया। जो सब आप यहाँ देख रहे हैं सब इसी फैलाव का परिणाम है। मैं कृतज्ञ हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे संभाला और उन सब लोगों का भी जिन्होंने मुझे पीटा। कृतज्ञ हूँ कि वह पीटते रहे, हम फैलते रहे। कविता के पीछे यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ बताऊं। सर में मुझे नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला दिल्ली में, जिसमें अमर सिंह जी चीफ गेस्ट थे, जो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उन्होंने एक अपने बारे में व्यक्तिगत घटना बताई, डॉक्टरों से माफी मांगी, चूंकि ये डॉक्टरों को ही सम्मान समारोह था। फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत बताई कि मुझे पेट में दर्द हुआ, उसको मैं सारा बताऊं, और अपने किसी डॉक्टर दोस्त के पास गए। उन्होंने कहा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए, और कहने लगे डॉक्टर साहब कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा यार पेट में दर्द है, इंडोस्कोप करेंगे, जो दूरबीन वाला होता है, तो पेट में डाला। कहते हैं उनके जो शब्द है, चूंकि अब इसको आप कंफर्म भी नहीं कर सकते, उनके जो शब्द, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करिए कि देखिए हो सकता है प्रधानमंत्री जी मुझे देखने हैं। ये उस समय की बात है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, और डॉक्टर साहब ने जब एंडोस्कोपी की तो उन्हें लगा कि इसमें पेट में कुछ ट्यूमर है। तो वो गांठ निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता, पंच की तरह होता है, जैसे आप ऐसे काटे, जैसे जो पेपर पंच होता है, तो ऐसे काटे और टिश्यू निकाला। कुछ पंच में उन्होंने लगाया, उसके हुआ क्या है कि वो टिश्यू न की जगह पे उसमें इंटेस्टाइन में छेद भी हुआ। So he remained in the hospital and for many went to the ICU. फिर क्या हुआ, वो कहते हैं अपने से कि मैं डॉक्टर साहब मोटा भी हूँ और पहले से हूँ, अभी से नहीं, लेकिन ना मुझे डायबिटीज ना मुझे हाइपरटेंशन। लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन हुआ तो he developed diabetes, और डायबिटीज के बाद not only he developed the complication of the kidney failure and he got the transplant in Singapore, both kidney were। तब मैंने तो जब उन्होंने ये कविता उन्होंने ये कहा हुआ था, फिर हमने उनसे ये कहा कि सर यदि आप परमिट करें, क्योंकि वो दे रहे थे, मैंने कहा दो, तब मैंने ये कविता वहां पे सुना। जी स्वागत। और उसके आगे जो आपने कहा धातुवादी, मैं उसको इससे ही जोड़ रहा हूँ, और ये भी एक बिल्कुल हमारे साथ एक घटना घटी है, उसी के ऊपर मैं धातु हूँ। कविता ऐसी हो जो आत्मा को झकझोर दे और मन में समा जाए, सुनने वाले को लगे कविता उनके बारे में ही लिखी गई, तभी कविता की सार्थकता है। मैंने एक कविता लिखी जिसको 2 बार ही सम्मान समारोह में पढ़ने का मौका मिला, जिसका शीर्षक है फैलाव, जो आपको मैं सुना चुका हूँ। यह कविता कल्पना नहीं वास्तविकता है। कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह है, जीवन भर वह पीटते रहे और धातु की तरह हम पिटते रहे। मैं कृतज्ञ हूँ सब लोगों का जिन्होंने मुझे संभाला। एक सम्मान समारोह में कुछ सुनने वाले को तो यह लगा कि उनकी कविता उनके बारे में लिखी है, जिससे इसको आयोजक YouTube पे अपलोड कर देते हैं, और इस कविता ने मुझे प्रेरणा का काम। लेकिन दूसरे सम्मान समारोह में कुछ सुनने वाले बौखला जाते, धमकी भरी सलाह देते कि यह कविता औरों को न सुनो, क्योंकि कहते हैं सच कड़वा होता है पर साहित्य समाज का दर्पण है। यह कविता इतनी सच है कि सुनकर सुनने वाले लोग महसूस करते हैं कृतज्ञ खास उनके बारे में ही लिखी गई है, क्योंकि कविता की अंतिम पंक्तियां इस तरह हैं, और उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे पीटा, जो मेरे सामने बैठे हुए थे, कृतज्ञ हूं कि वह पीटते रहे, हम फैल। तो उन्होंने मुझे ये कहा हुआ है, क्योंकि कविता इतनी है, उन्होंने मुझे ये धमकी दी कि उसको दोबारा न सुनाना, लेकिन फिर मैंने कहा पीटना उनका गुण है और फैलना हमारा, क्योंकि पीट कर फैलना धातु की प्रकृति है और मैं ये उसके बाद ही आ गया था। और ये घटनाएं ही हैं, जब आपको घटनाएं हैं किसी तरह से आपको इंस्पायर करती है, कटोसती है, इंस्पायर करती है, दर्द करती है, उसी को एक्सप्रेस जैसा डॉक्टर साहब की बातचीत में भी कई बार संदर्भ के रूप में उल्लेख हो रहा है। डॉक्टर साहब अपने फील्ड के दिग्गज तो हैं, जिन्हें देश भर में और दुनिया भर में मान्यता मिली है, स्वीकार किया गया है, सम्मान मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में ही आपको पद्मश्री भी मिला है, और आप ये देखिएगा कि कविताओं के जो शीर्षक हैं वो अपने आप में पूरा चित्र बनाते हैं। और मैंने इस किताब को पढ़ते हुए मैंने एक समीक्षा लिखी जो आपको भेजी है, कि आप सारे शब्दों को एक क्रम में रख दीजिए तो वो अपने आप में एक बहुत ही गहरा मैसेज देते हैं। और ये जो एक सवाल जो बार बार आता है कि एक तरफ तो कवि की संवेदना है जो इतनी निर्मल है, इतनी कोमल है कि जिसको भौतिक रूप से शायद प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता, वो इतनी बारीक है, इतनी पतली है। और एक तरफ चिकित्सक का वो स्थूल कर्म है जब वो लगातार बॉडी के संपर्क में है। तो सवाल ये है कि वो जो विरोधाभास है
वो एक कवि उस विरोधाभास को कैसे संभालता है? हालांकि ये सवाल मैंने 3 बार अलग अलग तरह से आपसे पूछा है और अब मैं देखता हूं कि मैं अपने उस बिंदु पे पहुंच पाता हूं कि नहीं पहुंच पाता हूं कि आप एक तरफ स्थूल शरीर के साथ हैं और एक तरफ आप उन कोमलतम भावनाओं के साथ हैं जहां लगता है आपको कि शायद शब्द भी आपको अभिव्यक्त नहीं कर पाए। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सड़क सुरक्षा के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत प्रोग्राम करता रहता हूँ और मैं इसको जो जैसा कि मैंने इसमें भी लिखा और मैं कहता रहता हूँ। मैंने 91 में, बल्कि यूँ देखिए हमने 1980 में ऑर्थोपेडिक ज्वाइन की हुई थी। उस साल संजय गांधी का डेथ हुई। आई रिमेम्बर अबाउट जैसे 81 में चंडीगढ़ चला गया, पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने एमएस किया और आप देखिए मैं कानपुर से गया। कानपुर में जो दुर्घटनाएं घटती थी, लोग गिर गए, रिक्शे से गिर गए, साइकिल से टक्कर, तो बस इस तरह की घटनाएं होती थी, इससे ज्यादा नहीं। किसी को खरोच आ गई, चोट लगी। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ गया तो सर वहां पे सिनारियो ही कोई डिफरेंट, टांगे कट रही हैं ही। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर के नाते ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं जिसका मैंने एम्पुटेशन किया, एक उंगली से लेके हाथ तक। किसी तो हर रात में कम से कम एक एम्पुटेशन तो करती है। तो का मशीन आपने देखा, कुटिया मशीन होती है, लोगों को थ्रेसर में चलते, पंजाब में बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। अब आप देखिए कि जिसके साथ कट जाती है उसके साथ क्या गुजरती है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता देखता हूँ कि जब होता तो इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब वो चीजें हैं बहुत, कहाँ आपको चोट लगी, किस तरह से कहना, आप किस तरह से उनको कहना। कई बार जैसे रोड सेफ्टी वीडियो, उसमें सड़क दुर्घटना में सर इतनी गुस्सा आती है, अपने ओपीडी में हम लोगों को डांट देते हैं और लड़कों से कहते हैं कि बेटा तुम ये बताओ, कभी तुमने ये सोचा पिताजी ने आपको 1.5 लाख की मोटरसाइकिल कुछ ना कुछ बेच के खरीदी और इसलिए खरीदी कि जिससे तुम्हारा समय बच जाए, तुम स्कूल जा सको, पढ़ सको, लिख सको, और उसने उधार ले लिया और आज तुमने एक्सीडेंट कर लिया। तो मोटरसाइकिल तो गई है। अब जो जिस उद्देश्य से और जो पिताजी ने कर्ज लिया वो कैसे कौन बेटा, पिताजी ने कर्ज इस उद्देश्य से लिया था कि बेटा बड़ा होगा फिर ये कर्ज चुका। तो ये सब कहीं ना कहीं से इन्हीं को लिखा गया है और इसी संकलन में एक छोटी कविता है, स्मृति चिन्ह, और बहुत ही गहरे संदर्भों के साथ जुड़ी है। समझ डॉक्टर साहब इसके पीछे का भी प्रसंग बताएंगे। 6 पंक्ति की कविता है। अपनी स्मृति के रूप में उसने भी क्या निशानी दी, अपनी स्मृति के रूप में उसने भी क्या निशानी दी, होठ में दांत गड़ा दिए, पीठ में नाखून चुभो दिए। होठ में दांत गड़ा दिए, पीठ में नाखून चुभो दिए, जो औरों को तो दिखते हैं पर खुद को नहीं। इसके पीछे भी कोई घटना है? हर कविता के पीछे एक कहानी है। यदि ये 75 कविताएं हैं तो उसके हर पीछे कहानी है कि जिसको सुनाना और बताना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है और ये संदेश है। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी को गिफ्ट देते तो गिफ्ट होता क्या। मैं समझता हूँ यदि आप कहूँ और मैं बाद में आपको कहूँ, मैं समझता हूँ चोपड़ा जी ने जो आज मुझे संजीव चोपड़ा जी ने गिफ्ट दिया आपको, मैंने इसमें लिख के लाया हूँ, प्रिंट करके लाया हूँ, आप कहें तो उसी तरह से मैं सुनाऊं। ये मैं पहले हमारी कविता के ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है और ये दूसरी चर्चा है जो कि डॉक्टर फारूक चलेंगे क्या? हाँ डॉक्टर, जब ये पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया तो कहते भाई विमोचन तो हो गया, लेकिन विमोचन उनके ऑफिस में हुआ था, जहाँ आपने देखा होगा तो उसमें छोटा सा है ना। तो मुझे था कि जब कहा है तो शायद बड़े हॉल में करवाएंगे, जैसा मैं 2-4 बार देख चुका था चीफ मिनिस्टर के यहाँ होता है या राजभवन में होता है। तो वहाँ ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी सर। उन्होंने तो कहा कि आप 4-5 लोग आ जाइए, तो मैं उनके 6-7 लोग गए और गए वहाँ पे खड़े हो गए, फोटो हो गई, वो सब के चल दिए। वो जो गया जरूर इंतजार 1 घंटा करना पड़ा, लेकिन काम तो 5 ही मिनट हुआ। डॉक्टर फारूक को मैंने बुलाया हुआ था क्योंकि मैं और किसी को जानता नहीं, तो मैंने कहा कोई ऐसा, जब उन्होंने 4-5 लोग तो गए तो डॉक्टर फारूक ने कहा डॉक्टर साहब ये तो हो तो गया है भाई, लेकिन ये कुछ ज्यादा मजा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, तो आप डॉक्टर साहब अभी आपके पास टाइम है? कब टाइम ही टाइम है, आप बताइए क्या करना। कहता आप हमारे यहाँ चलिए। वो तब फिर उन्होंने ऑफिस में ये पूरी जो व्यवस्था, जो परिचर्चा है उसमें की श्रीकांत थे, हमारे योगेश जी थे और वो थे, और 2 या 3 और लोग थे जो एकदम होने। और आज मैं जिसको लिख के भी लाया हूँ, ये पहली बार है, वैसे इसका दिल्ली में भी हुआ, अभी वाणी प्रकाशन ने भी किया था, और जहाँ पे कि हम इनिशिएट करते थे, यहाँ पे तो ये आपका इनिशिएशन, संजीव चोपड़ा जी का इनिशिएशन है कि जब आपने इनको मेरा परिचय करवाया और इन्होंने उसी समय कह दिया कि भाई डॉक्टर साहब का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए, भाव की संस्था से होना चाहिए, तो इन्होंने सहमति दी।
तो मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, इसको आप दूसरे ढंग से ना लीजिए, और ये सबके लिए एक संदेश है। तो कहा तो मुझे लगा कि भाई ये चलते फिरते की बात हुई जैसा लोग कह दें कि हम आपके आज के कार्यक्रम में आएंगे, जरूर आएंगे डॉक्टर साहब, आप चिंता नहीं कीजिए, बताइए कहाँ ना, आप मुझे लोकेशन भी एक बार फिर रिमाइंड करा दीजिए, तो हम लोग करा भी देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अचंभित हुआ, एक दिन फोन आ गया कि डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहते हूँ, स्टाफ ने दिया, तो क्या आप 2 तारीख को फ्री हैं क्या? तो मैं समझ लिया हाँ भाई फ्री है। तो फिर उन्होंने बताया हम वहां से बोल रहे हैं, तो यदि आप सहमत हो तो मैं आपकी पुस्तक की चर्चा के ऊपर कार्य करूंगा। तब मुझे लगा कि सच में कई बार क्या होता है कि हम बातें कह तो देते, सुनते लेते, और हम सब लोग को एक ही सांचे से जब ढांकते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें यार आपका सच में बहुत आभारी हूं। इसमें डॉक्टर साहब तो चूंकि डॉक्टर साहब ने उसको जिस भाव से लिया था, और मैं जानता था सर जब कहते हैं तो शब्दों का वजन होता है, तो सर ने उसी वक्त ये भी बताया था कि हम मई और जून में तो शेड्यूल कर चुके हैं, ये आपने हाँ, लेकिन अब जुलाई में हम लोग उसको शेड्यूल करेंगे। और मैं इस कड़ी में ये भी बता दूं कि वैल्यू ऑफ वर्ड्स की जितनी भी एक्टिविटी है, अभी तो एक तरह से डॉक्टर साहब के कंधों पे ही है सब चीजें, सब तरह से, और हर गतिविधि का एक आर्थिक पहलू भी होता है। तो अब आप आ गए हैं तो आप परिवार का हिस्सा हो गए डॉक्टर साहब, और परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि जिम्मेदारियों को मैं सहभागी नहीं आपकी तरफ से नहीं है ये, मैंने सहज भाव, चूंकि डॉक्टर साहब ने सहज भाव से आपने इसको भी आप देखिए, पूरे समाज को भी, बच्चे भी हैं, बड़े भी हो, आप देखिए आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि जब आप परिवार में हैं तो कई बार आपको वो चीजें कहनी भी नहीं पड़ती। जी, ये हम समझ लाइटर मोड में इसको नहीं आपने बिल्कुल नहीं, लाइटर में नहीं, ये बहुत अच्छा है। और मैं इसके आपको जो परिवार की जिम्मेवारी है, मैं आपको कहता हूं, मैं अपनी सहमति देता हूं। क्या हमें अगला सवाल करने से पहले डॉक्टर साहब की बहुत खूबसूरत कविता है, और ये कविता डॉक्टर साहब ने आकाशवाणी में सुनाई थी, भारती जी और हम लोग थे, सोनिया मैम थी और हम लोग थे। युद्ध युद्ध जी, बहुत 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 अब मैं इसकी पढ़ने की अनुमति मुझे जी अनुमति है कभी? बिल्कुल। युद्ध युद्ध का अंतिम परिणाम हार और जीत नहीं, युद्ध का अंतिम परिणाम हार और जीत नहीं, सही मायने में युद्ध का अंतिम परिणाम समझौता है। युद्ध का अंतिम परिणाम हार और जीत नहीं, सही मायने में युद्ध का अंतिम परिणाम समझौता है। समझौता युद्ध के पहले हो या फिर युद्ध के बाद, समझौता युद्ध के पहले हो या फिर युद्ध के बाद, हार जीत किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, पर समझौता दोनों को करना पड़ता है। समझौता युद्ध लड़ने का परिणाम है। हार जीत किसी भी पक्ष की क्यों ना हो, पर समझौता दोनों को करना पड़ता है। समझौता युद्ध लड़ने का परिणाम है। युद्ध के पहले के समझौते बुद्धिमानों के काम हैं। युद्ध के पहले के समझौते बुद्धिमानों के काम हैं, जैसा कृष्ण का प्रस्ताव। युद्ध के समझौते के बाद युद्ध के पहले के समझौते बुद्धिमानों के काम हैं, जैसा कृष्ण का प्रस्ताव। युद्ध के बाद के समझौते बुद्धिहीनों के काम हैं, जैसे कौरवों का विनाश। समझौता युद्ध से बचने का उपाय है। ये कविता जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं उस तरफ जाती है, और भारती जी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिशासी हैं, तो उनकी पहली टिप्पणी ये थी कि लगभग बुद्ध भी तो यही कहते हैं। तो क्या कभी आपने कविता लिखते वक्त कभी कोई दार्शनिक भाव या कभी कोई ऐसी चीज की खास तरह के दर्शन की तरफ आपको जाना है, उसे बचा के रखना है, वैसा कोई एहसास मौजूद रहता है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमारे यहाँ जब भी बहुत लोगों से होता, खास तौर से रोगियों से होता, उनके रिश्तेदारों से होता, घरों में भी होता है। देखिए, हम लड़ सकते हैं, हम घर में लड़ सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, लड़ने में कोई ऐसा कोई बहुत है, लेकिन आप देखिए लड़ाई का जो अंत हुआ वो क्या। मैं किसी को और किस नहीं, सिर्फ यही कहता हूँ, महाभारत का ही उदाहरण सबको देता। यदि आप देखें कि 5 गांव का दिन है, इस कविता में हमने कहीं लिखा भी है सर, कि कितनी बड़ी समझदारी की और बेवकूफी की। कई बार हम सुनते हैं, हम घर में लड़ रहे, भाई से लड़ रहे, बहन से लड़, आपने देखे घरों में होता क्या है, ऐसी कई घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी।
तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लड़ाई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, समझौता ही सबसे अच्छा है। कुछ हमें समझौता करना है, कुछ आपको समझौता। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं और अक्सर लोग कविताएं लिखते हैं, तो आपकी जो रचना प्रक्रिया है वो, आप जब कविता आपको लगता है कि वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं, आमतौर से कहा जाता है कि कवि वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो अपने भीतर प्रसव पीड़ा की तरह महसूस करता है कि जब तक वो न लिखे तो उसको सुकून नहीं आएगा। तो आप आकस्मिक तौर पर लिखते हैं या पहले नोट्स बना के लिखते हैं, या उस पे वो लगातार वो थॉट प्रोसेस जो है लगातार चल रहा होता है? आपने बिल्कुल सही कहा। हम इसको क्या हमने लिखा है, इसको हम जैसे जो भी आइडिया है तो एक डायरी हमने रख रखी है। हम सबको, सब जितने भी हमारे साथ काम करते हैं, हम सबको कहते हैं कि आप नोटबुक रखें। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी महंगी डायरी रखो, लेकिन आप कॉपी भी रख सकते। जो आपके आते हैं उनको आप लिख लीजिए, और फिर जब आप उनको लगे, हो सकता है कि उनकी जो भाषा हो उतनी अच्छी ना हो, शब्द उतने अच्छे ना हो, लेकिन जब आप उनको बार बार करते रहते, जैसे कुम्हार है या पत्थर वाला है, बार बार तराशता रहता तो अच्छा होता है। जैसे हमने जो कविताएं छपने से पहले कई जाने कितने बार हमारे से ही रिवाइज हुई हूँ, तो हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं, और जो अनुभव होता है, जो घटना होता है, या हम जहाँ पढ़ते हैं, हमने कोई किताब पढ़ी, किताब में हमें 2 लाइन अच्छी लग गई तो उसको हम कहीं पे नोट करते हैं, और नोट करने के बाद फिर उसमें अपनी कोई चीज जोड़ देते हैं, और उसमें थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं, और फिर उसी को लिख देते हैं, और एक स्टेज तक लगता है आज पढ़ा कल पढ़ा, इसमें एक शब्द इतना अच्छा नहीं, फिर मैंने इसको और बदल दिया। इसमें हमने फैलाव में पहले हमने लिखा ही नहीं था कि गाँव में पैदा हो, सिर्फ यहाँ से लिखा हुआ था सोना चांदी तांबा पीतल लोहा हर धातु को भट्टी में जलते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि यार जब देखा ही हो, ये सच है। हम जहाँ हमारा घर था वहाँ पे लोहा बड़ाई ठठेरा सुना और ये परचूनी वाले सब लोग एक लाइन में देखते रहते थे। अब जैसे आपने कहा कुम्हार के बारे में, ऐसा नहीं है कि हम सब देखते हैं। अब देखिए कुम्हार कितना उसके साथ पेशेंस होता है, कैसे ठोकता रहता है, कितना अच्छा करता है। हम लोग तो एक ही बार में काम को ऐसे सोचते बहुत अच्छा बन जाए। और सबसे बड़ी जो है, मैं तो हर काम में खासतौर से लड़कियों से कहता है, कोई भी लड़की से पूछिए, मैं कहता हूँ यदि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो एक बहुत अच्छी बात नहीं, एक कला है। हमें तो यहाँ तक लड़कियों बताएं, हमने सबके आप लोगों के इक्के दुक्के को कह ही दिया, लड़कों को भी कहा होगा ना, सबसे कहता हूँ सबसे कहता हूँ कि खाना बनाना नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़कियों का ही काम नहीं, सबका एक कला है। आपको बताऊं, यदि मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो एक तो मुझे ऑपरेशन करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कब कर दें, तो भाई हम तो कब कहते हैं यार तुम करोगे, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन नहीं करता तो मुझे नींद ही नहीं आती है, तो मुझे तो मजा आता है। दूसरा, यदि मेरे पास समय मिलता है तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए क्लियर होनी चाहिए क्रिएटिव भी है और सर्विस भी। और आप घर पर लिए हम आपको इससे मैसेज देना चाहते हैं, आप देखिए यदि आप हमारे लिए खाना बना रहे हैं तो हमें खुशी नहीं होगी, आप हमारा ध्यान नहीं रखें। और हम यदि परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें क्या ज्यादा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हमने 2 लोगों के लिए और भी कर दी। और जब किसी के लिए, इसमें एक हमने कविता लिखी है, प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक विस्तार। अच्छा, ये दून वैली पे एक नए तरह का असर इन दिनों दिख रहा है, जिसको राजेंद्र माथुर जी ने कहा कि अलेखक या अपत्रकारों को पत्रकार बनाना। और हम सब लोगों को याद है कि नवा टाइम्स में जब वो संपादक होके आए तो उन्होंने देश भर में घूम घूम के प्रोफेसरों को, वकीलों को, प्रोफेशनल लोगों को जर्नलिस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। इस बीच कुछ ऐसे संयोग रहे कि हमारे आईपीएस शुक्ल जी, उनकी कई किताबें आ गई, फिर डीजीपी साहब रतूड़ी साहब की किताबें आई, डॉक्टर साहब की किताबें आई। तो जो मूलतः लेखक नहीं थे अपने उस उम्र में जिस उम्र में उन्हें लेखक होना चाहिए था, लेकिन बाद में वो लेखक के रूप में प्रकट हुए। अब चूंकि हमारे यहाँ मेरी गुरुजी बैठी हैं, प्रोफेसर सविता मोहन जी शुक्ल जी बैठे हैं, देश के बहुत नामी गीतकार हैं, इधर पांडे जी बैठे हैं, योगेश जी हैं, शिव मोहन जी हैं, और भी कई सारे सीनियर लोगों को यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा बदलाव है। तो अगर मुझे अनुमति हो तो क्या हम रविशंकर साहब हैं यहाँ पे, इंदु पांडे साहब, तो इधर से क्या कुछ सवाल अभी हम ऑडियंस की तरफ से ले सकते हैं? बहुत रेस्पेक्टेड लोग हमारे बीच में हैं, तो ये बीच में थोड़ा सा अगर कुछ सवाल आपके पास हो तो, नहीं तो मैं कंटिन्यू इसको करूंगा। वेदों ने लिखा है जब एक विशेष पत्र में कविता के संदर्भ कि जिस वक्त आप कवि हृदय हो जाते हैं, एक सामान्य आदमी भी जब कवि हृदय होता है तो चैतन्य का धरातल
ऊंचा हो जाता है। तो सामान्य धरातल पे कविता की रचना नहीं होती, कविता की रचना एक दूसरे धरातल पे होती है और कहीं अधिमानस से एक प्रेरणा मिलती है, जिस प्रेरणा के फलस्वरूप आप एक ऐसी चीज कहते हैं जिसमें बाद में स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मेरा ही लिखा हुआ है कि नहीं। तो आपको भी इस तरह का कोई अनुभव हुआ कि उस समय जब आप अपनी रचना कर रहे थे कि आपका जो चेतना का धरातल था वो सामान्य धरातल से कुछ भिन्न था? मैं ये तो सच कहूंगा कि औरों से तो ज्यादा होता ही है, औरों से ज्यादा। देखिए, कवि जो कल्पना जो कर रहा है, मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ कि जो शिक्षक शिक्षित होता है और जो अभी शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे जो दिमाग है या मस्तिष्क है उसका होराइजन बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे तो हमें यही का दिख रहा है और हम दूसरे फ्लोर पे जाए तो ज्यादा दिख रहे हैं, तीसरा जाए तो ज्यादा है। तो जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, अनुभव को पाते हैं तो औरों से तो ज्यादा होता है। और ये सच है कि जितने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनमें संवेदनशीलता तो होती है। यदि संवेदनशीलता ना हो तो दूसरे की बातों को लिखें क्यों? वो लिखे ही और उनके बारे में सोचे क्यों कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। यदि आप किसी को, मैं ये कहूंगा, किसी को आप सलाह दे रहे हैं तो आप उससे कंसर्न है, तभी तो आप सलाह दे रहे हैं ना। कोई किसी दूसरे को तो नहीं दे रहे, दुश्मन को तो सलाह नहीं देता तो अपने यार दोस्तों को है, जिसको वो अपना समझता है उसी को सलाह देता। तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ। विविधता में एकता, 5 पक्ष आपके सामने हैं। पहला तो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, दूसरा पद्मश्री, तीसरा जो आप रोड एक्सीडेंट के विषय में बात करते हैं, चौथी बात अगर आइए तो आपकी कविता, और 5वीं बात है कुक, जो आपने बताया कि मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। इनमें किसमें ज़्यादा आपको संतुष्टि रही और कहाँ पर आपको आत्म आनंद की प्राप्ति? देखिए, मुझे आपको सच बताऊं तो मुझे जो सर्जरी का है उसका बहुत आनंद देता है और मैं सर्जरी इस हिसाब से करता हूं कि मुझे सच में कहीं कुछ नहीं आता। मैं किसी को भी कहता हूं यदि काम को लोग अपने मन से करेंगे तो काम तो अच्छा होगा ही। मैं हर व्यक्ति को, जो भी रोगी रिश्तेदार आता है, मैं एक ही कहता हूँ, मेरी नियत अच्छी है काम करने की, आपकी नियत अच्छी है काम कराने की, तो काम अच्छा क्यों नहीं होगा? वो इसलिए होता है कि मुझे सर्जरी के माध्यम से हम समाज की सेवा कर रहे हैं और न केवल, जिसको हम दूसरे ढंग से, आज ही हमें अभी डॉक्टर्स डे था तो किसी प्रोग्राम में थे, सुबह भी मैंने इसमें कहा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर का काम सिर्फ हम किसी एक व्यक्ति विशेष की ही सेवा नहीं कर रहे। सर्जन के नाते मैं नहीं कहता हूँ हर कोई किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं कर रहे, हम उसके परिवार की मदद कर रहे, सेवा कर रहे हैं, हम उस समाज की सेवा कर रहे हैं और सच में अपने ढंग से राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कैसा है, मैं इसको मानता हूँ, एक जो सक्षम व्यक्ति है और एक अक्षम है या जिसको आप डिसेबल्ड कहें, उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और यदि हमने किसी को डिसेबिलिटी से एबिलिटी में बना दिया, देखिए साहब उसमें कितना बदलाव हुआ है। मैं पोलियो की सर्दी करता, सीपी की करता, मैं कहता हूँ जो लोग रेंग के चल रहे हैं, मेरा उद्देश्य है जो लोग रेंग के चल रहे हैं, 4 पैर, मैंने देखा, मैंने किए हैं सर, हाथ से जो बच्चे होते हैं ना वो चलते हैं, जो क्रॉलिंग करते हैं, एडल्ट क्रॉलिंग कर रहे हैं सर, जो ना हाथ से। तो मैं उनको कहता हूँ यदि आप वॉकर के सहारे 2 पैरों से चल रही थी, बुरा क्या है? और जो वॉकर के सहारे चल रहा है उसका वॉकर छूट जाता है, उसमें क्या है? और उनकी ही आगे जोड़ता हूं कि जो चल रहे थे सहारे से, वो कम से कम सहारा छूट गया, और जो दौड़ नहीं पा रहे थे वो दौड़ने लगे। ऐसे हम सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन किए हुए और हम करते हैं रोज ही। हमारे पास लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब भगवान हो गए, बात कहते भी हैं तो हम ये कई लोगों से मजाक, भैया तुम राम वाली बात कर रहे हो या रावण वाले ना? देखिए, मेरे मन में एक सवाल ये था कि डॉक्टर साहब वो सीमा रेखा कहाँ है जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ तक आप डॉक्टर हैं और इसके बाद आप संवेदनशील रचनाकार हो गए? संयोग से उस सवाल का जवाब आया कि आप किस जगह तक डॉक्टर हैं और कब आपका मन एक कवि की तरह उदार हो गया। तो वो एक डॉक्टर की संजीदगी है, उनके भीतर की संवेदना है और वो शब्दों के रूप में प्रस्फुटित हुई है। आमतौर से किसी कविता को समझने के लिए 3 तरह के पैमाने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां कवि सीधा संवाद करता है अपने ऑडियंस से, अपने पाठक से, डायरेक्ट है, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं।
दूसरा वो है कि वो शब्दों में खास तरह की कोडिंग करता है। उस कोड को जो डिकोड कर सकता है वही उस कविता के रस तक पहुंच सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि कवि अपनी जो परास है, उसकी जो रेंज है, उसको इतना सुदीर्घ करता है कि जो जैसा पढ़ रहा है वो वैसा अर्थ ग्रहण कर ले। जैसे आगे की कविता है असाध्य वीणा। आखिर में जब वो असाध्य वीणा बजती है तो वहां जितने लोग हैं, राजा ने महसूस किया कि मुकुट हल्का हो गया, बांझ स्त्री ने महसूस किया कि पेट में बच्चे के पांव की उछल कूद महसूस हो रही है, भूखे ने महसूस किया कि आज चूल्हे पे हांडी चढ़ी है, आज चूल्हे में आग है। वहां जितने लोग थे उन्होंने उस तरह से उन सारी चीजों को देखा और महसूस किया। जब मैं डॉक्टर साहब की कविताओं को एक पाठक के रूप में देखता हूं तो उसमें पहले दो हिस्से खास तौर से दिखाई देते हैं। एक वो जहां कवि खुद डायरेक्ट करता है अपने पाठक को कि किस अर्थ तक पहुंचना है, और दूसरा वो हिस्सा है जहां वो एक खास तरह का कोडिंग प्रोसेस रखते हैं कि जहां पाठक अपना अर्थ उसको ग्रहण कर ले। जैसे भूख के संदर्भ में आपकी एक कविता है। तो इस क्रम में एक सवाल ये है कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप की इनमें से पसंदीदा जो श्रेणी है वो कौन सी है? इन दोनों में से आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, या इसके अलावा आप कुछ और सोचते हैं इस संदर्भ में? देखिए, मेरा क्या मानना है कि जैसे शब्द तो वही, जैसे आपने बहुत जो अभी अक्षर की बात कही थी, जो किसी ने मैंने लिखा तो उसमें सर ज्यादा से ज्यादा हम 2 या 3 ही लाइन लिख पाए। फिर हमने थोड़ा सा और बदलाव लाया, फिर किसी ने कहा इसको और बढ़ा दीजिए, किसी ने कहा भी जो आपने जिन्होंने ये भूमिका लिखी है, जिन्होंने पढ़ा बाद में, इसको बढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा यार मुझे आप बताओ, तरीका बताओ, इसको हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें जो भाव है और जो हम संदेश देना चाहते हैं वो मिल गया है। जो आपने पहले कहा, जैसे लिखा ना कि आई लव यू बेबी, तो हर आदमी सबसे पहले ठहाका लगाता है। इससे कोई इसमें यहाँ नहीं, अभी किसी को भी आप सुनो, यदि आपने थोड़े से और अपने मूड में कह दिया आई लव यू बेबी, तो सबसे पहले तो यही। लेकिन जब उसको 2 या कई लोगों तो एक बार पढ़ने के बाद उसका अर्थ ही नहीं समझ में आते हैं कि लिखी क्यों गई, फिर उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है, तब उनको समझ में आता हाँ डॉक्टर साहब ये तो है। जब हम पहले लिखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मतलब कई बार तो सुनने वाले, मुझे लगता है कि सुनने वाला हमारा गला ही ना पकड़ दे के आप कह रहे हैं, लेकिन जब उसको दोबारा तिबारा बोलते हैं तो सच बात है उसके भाव यही होते कि डॉक्टर साहब हम आपके पैर ही पकड़ लें, वही बात अच्छी है कि सच में ये चीज है। सर मैं इसी संदर्भ में कहना चाह रहा था, सुशील जी ने वो भूमिका रख दी। क्या होता है, किसी भी घटना से हम भाव विभल होते हैं तो कविता की रचना होती है, हमारा अनुभव होता है, उसके साथ हम एक संदेश देना चाहते हैं, अपने भाव से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपने बात की थी संपादन की, जब हम संपादन करते हैं कहीं ना कहीं हम उसका विश्लेषण करते चलते हैं। अभी आपने कहा कि कहीं कोई मेरा गला ना पकड़ ले, जैसे अभी सुशील जी आपको थोड़ा बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि केवल महिलाएं ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं। सही बात थी, तो क्योंकि समाज है तो समाज में आपको सभी पक्षों को देखना पड़ता है। खासतौर पर जब आप संपादन करते हैं तो आपका विवेक आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है। मेरा कहना है ऐसे में जो कविता का जो मूल भाव है उसके साथ आप न्याय कैसे कर पाते हैं, क्योंकि कई बार होता है संपादन करते करते शुरू कहीं से हुए थे, पहुंच नहीं पाते। देखिए, आपका जो संपादक होता है, जिसको मैं समझता हूँ, वो सबसे पहले तो कवि या लेखक होता है, तभी वो इस स्टेज तक पहुंच पाता है। हमारे जैसे कवि या लेखक या साहित्यकार होते हैं, वो पहले उनको उतना ही अनुभव होता है, और जो संपादन में होता तो आपको कई बार जो पक्ष आप बताते हैं वो तो हमारे ध्यान में नहीं जाता है ना, हम तो अपनी बात कह देते हैं, और जब तक कोई इसको पिन पॉइंट नहीं करता है तो हम नहीं करते। मैं आपको ऐसा बताते हैं, कविताओं से नहीं, जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं या रिसर्च अपने आर्टिकल भेजते हैं तो हमें तो लगता है कि हमने सब कुछ अच्छा लिख दिया है और बहुत पब्लिश हो ही जाना चाहिए, लेकिन जब रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं तब हमें महसूस होता है यार बात तो सही है, वो कुछ कह रहा है, और जब हम उससे एग्री करते हैं तो हम उसको रिवाइज भी करते हैं, और जब कोई ऐसा बोलता है तो करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई एक ही पक्ष नहीं, तो आपको तो सच में सामंजस्य रखना पड़ेगा। मैंने एक कविता लिखी है, कभी कहना, क्योंकि वो एक ऐसी कविता है कि जिसके लिए मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ, तो कुछ तो कह देते हैं आप इसको हाँ लिख सकते हैं और दे सकते हैं, कई कहते हैं यार कहाँ मुसीबत मोल लेना, तो वो उसको हम बोल ही नहीं पाते, बस उसको रखे हुए हम देखते हैं कभी ऐसा समय आया या हमारी इतनी हिम्मत पड़ गई तभी मैं उसको पढ़ूंगा, तभी मैं उसको लिखूंगा, तो ऐसी चीजें होती है।
बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। एक सवाल में थोड़ा सा अब थोड़ा सा लाइटर वे में पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप कविताएं लिखते हैं तो कोई ना कोई एक स्त्री जहन में जरूर होती है, वो चाहे कम उम्र से आपके साथ चली आ रही हो कोई आवश्यक नहीं और चाहे नहीं, वो उसमें उसमें मैं अपनी बात पूरी करूँ। अपने अनुभव से कह रहे हैं। हाँ नहीं, ये मैं अपनी बात पूरी जी, ऐसा प्रेम कह सकते हैं, स्त्री नहीं कह सकते। हाँ, मैं उसको जी मैं अपनी बात पूरी करूँ। मैं वो हाँ प्रेम कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो स्त्री के मन में भी हो सकता है, हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है। हाँ मैं वही ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं। ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन उस प्रेम में फिर डॉक्टर साहब को करना है। वात्सल्य भी हो सकता है। हाँ लेकिन क्या है कि वात्सल्य तो घटित होगा पांडे सर, लेकिन श्रृंगार भी तो मौजूद रहेगा, और श्रृंगार दोनों रूप में मौजूद रहेगा, संयोग में भी मौजूद रहेगा, वियोग में भी मौजूद रहेगा, क्योंकि ध्वनि मौजूद है। यह विभत्स रस है, वहाँ श्रृंगार नहीं आएगा। नहीं, हम मान आएगा, पर इसमें चूंकि श्रृंगार की ध्वनि मौजूद है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो श्रृंगार की जो प्रेरणा है वो वर्षों की संचित है, आकस्मिक है, या अभी ताजा ताजा है? ये बिल्कुल ताजा तो इसलिए नहीं हो सकता है। पहले तो मैं आपको शंकर मोहन जी के उसमें कहा, आपने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई स्त्रियां नहीं हो सकती या स्त्री नहीं हो सकती? लेकिन प्रेम कोई स्त्री से ही हो, कोई ये जरूरी मैं देखिए, आप इसको क्यों इतना वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये कहता हूँ, मैं आपको बहुत से हमारे साथ वाले हों और बहुत से लोग हमें सुन चुके हैं, हम कह चुके हैं, मेरे जीवन में 3 स्त्रियों का बहुत महत्व है, एक ही नहीं 3। अब जब हम इतना शॉर्ट में कहेंगे और एक ही लाइन कहेंगे तो आप पता नहीं किस किस ढंग से लेंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि मैं 3 स्त्रियों में, मैंने एक कविता भी लिखी है, यहाँ पे नहीं, वो छपी नहीं है ना इसमें है, लेकिन कभी ना कभी उसको हम संकलित करेंगे। उनमें है मेरी दादी, दूसरी है मेरी माँ और तीसरी है मेरी पत्नी। इन लोगों के मेरे ऊपर इतना प्रभाव है कि मैं सच्चे माने में उन्हीं के कारण। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं जब बहुत छोटा था तो खेत पे जाता था, तो मेरी दादी थी विडो एंड शी बिकेम विडो व्हेन माय फादर वाज 14 ईयर ओल्ड। माय मदर तो मेरे बच्चों में अपने काम में ही लगी रहती, तो मैं दादी के साथ ही खेत पे जाता था, वहीं पे रहता। और मैं सर मुझ पे काम का यदि गुण आया है, सबसे पहले बीज दिया है कि काम करने का कितना अच्छा और नशा दिया है, तो मेरी दादी ने दिया। दूसरी मैंने माँ से, बच्चे होने के बावजूद भी, इतने बच्चे जितने जानवर होने के बावजूद भी यदि आप देखें तो वो काम की मशीन है। कभी हमने अपनी माँ को सर बताऊं किसी से गप लगाते देखा नहीं, जिसमें औरतों को देखा ना हमारे मोहल्ले में कि वो इनसे बात कर, उनको कभी टाइम ही नहीं था, समय ही नहीं देखा कि कितना। और तीसरी मेरी पत्नी, सिर्फ इस समय बहस इसी बात की है कि इनको जब हमें सोना होता है तब इन्हें जगना होता, और जब हमें जगना होता तब इन्हें सोना होता। उसका कारण है कि ये कुछ हद तक मशीन है। और जहां पर ये काम का हमने देखा है, तो ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष की बात नहीं, हम ये कहें कि जब आपके परिवार में या सहयोग में, कोई जरूरी नहीं कोई माँ से सीखता है, कोई बाप से सीखता है, तो इसको हमें इतना क्यों वो करना है कि, और आप इसको क्यों देखते हो कि स्त्री को देखा गया हो तो उसी लक्षण से देखा गया हो, उसी ढंग से। मेरे साथ देखो कौन कौन सी लड़कियां पर, सबसे जो यंगेस्ट लड़की है जो आज काम कर रही है, वो अभी आई नहीं है, वो सिर्फ 18 साल की है। और ऐसी लड़कियां आती हैं और हम इन लोगों को हर ढंग से मोल्ड करने की कोशिश, हम कभी उनको ये नहीं कहते, वो इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूं और कईयों के तो मैं बाप से भी बड़ा हूं, तो उनको मैं डांट के भी कह सकता हूं, जोर से भी कह सकता हूं, प्यार से भी कह सकता हूं कि तुम्हें इस तरह का काम करना चाहिए। आज तुम्हें ये मौका मिला है, तुम्हें ऐसे डॉक्टर के साथ काम करने, कितने लोगों को मौका मिला, मुझे कोई कैसा कहने में, हमारे जैसे कितने लोग हैं सर। मुझसे, मैं उत्तराखंड ऑर्थोपेडिक का फाउंडर प्रेसिडेंट, जब इलेक्शन हुआ सर, मैं 1 मिनट और लूंगा, उसका कारण है कि हम बता क्यों रहे 1 मिनट। तो लोग कहते नहीं यार प्राइवेट कॉलेज में तो जाने कितने ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं, जाने कितने लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। मैंने ओपनली चैलेंज करके, मेरे जैसा एक आदमी आप बता दो देश में जो मेरी बैकग्राउंड का और इस तरह का, तो मैं सब लड़कियों से यही कहता हूँ, सब स्टाफ से कहता हूँ, मरीजों से कहता हूँ, यार तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे। अब तुम्हें यहाँ आने के बाद भी हम डॉक्टर नहीं लग रहे और तुम उन दूसरे डॉक्टरों की बात करें तो बताओ हम क्या कर सकते हैं।
कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत एक तटस्थ और बहुत ही प्रभावपूर्ण उत्तर इसका दिया है। बैल साहब का स्वागत है। बैल साहब डॉक्टर साहब ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर की पुष्टि में डॉक्टर साहब की एक छोटी सी कविता है प्रेम, और जो अपनी दादी का जिक्र आपने किया है, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि प्रेम और दादी वाली जो कविता है ये 141 बनता है। लोग देखते हैं ना कैसे कहते हैं कि जो प्रेम के ऊपर लिखा है, प्रेम करना कोई हंसी ठट्टा नहीं, प्रेम करना कोई हंसी ठट्टा नहीं है, तो एक गंभीर समस्या है। लोगों तो कहने को है भाई हम इससे भी कहने को चलते फिरते सबसे जाने कितने लोगों से आई लव यू कह देते हैं, डू दे मीन दैट? प्रेम करना कोई हंसी ठट्टा नहीं है, तो एक गंभीर विषय है। प्रेम करके तो देखो, कहने को तो प्रेम एक नजर में हो जाता, लेकिन निभाना तो पूरे जीवन पड़ता है। कहने को तो प्रेम एक नजर में हो जाता है, लेकिन निभाना तो पूरे जीवन पड़ता है। शायद इसीलिए कुछ लोग प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि प्रेम त्याग है, तपस्या। क्या शायद इसलिए कुछ लोग प्रेम ही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम त्याग है, तपस्या है। प्रेम करो, प्रेम से ही तो जीवन है, या यूं कहिए प्रेम ही तो जीवन है। दादी कभी बूढ़ी ना होगी, सच में आपने कहा था, बिल्कुल कहा था। वह कभी बूढ़ी ना होगी, बच्चों को खाना देगी, बैलों को चारा देगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। चूल्हा फूंकेगी, चक्की पीसेगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। दूध निकालेगी, पानी लाएगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। बच्चों को शिक्षा देगी, भूखों को भिक्षा देगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। बच्चों को शिक्षा देगी, मेरी दादी थी वो अशिक्षित थी, लेकिन सच में उसने मुझे शिक्षा दी। बच्चों को शिक्षा देगी, बूढ़ों को भिक्षा देगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। दिन भर दौड़ेगी, रात भर सोएगी, वह कभी बूढ़ी ना होगी। हाँ वह मेरी दादी होगी, हाँ वह सबकी दादी। मैं अपनी दादी के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी पोतियों की दादी के लिए भी कहता हूँ कि कुछ ढंग से कुछ लक्षण उनकी यहाँ जीस तो नहीं हो सकते हैं, ये तो आप मानते हैं, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, लेकिन हाँ वातावरण पर तो असर शायद। ब्रिगेडियर पहल साहब हमारे साथ में हैं, और पहल साहब को हम इसलिए बहुत खास मेहमान मान, हालांकि सारे मेहमान खास हैं, कि ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम शुरू किया है, और उसकी चर्चा इन दिनों मीडिया में भी है। तो आप सवाल के साथ थोड़ा सा प्रश्न भिन्न है। इसमें आपने लिखा है, बड़े अच्छा है, बड़े विचार आए हैं अलग अलग। मैं 50 से करता आ रहा हूँ, और भिन्न भिन्न भाषा में करता हूँ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सब में करता हूँ। जैसा भाव आता है वैसे लिख देता हूँ। तो लेकिन कभी आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं हिंदी में लिखूं या किसी और भाषा में जिसमें आया उसमें लिखूं? मेरी टेक्निकल पॉइंट छपी है बहुत सारी, मेरी वैसी। अभी मैंने भगवद गीता लिखी है, भगवद गीता इंग्लिश में लिखी है, इंग्लिश पोएट्री में लिखी है सारी पूरी। पहल साहब का जो काम है, आपने भगवद गीता को रिदमिक रूप से इंग्लिश में आया कि मैं हिंदी में लिखा हूँ। जिस बात में जिस तरह देखी हो, वहाँ पे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर में लिखूंगा, ऐसा कोई मन में नहीं आया। देखिए सर, आता तो मैं तो यूँ कहूँगा कि ये तो पहली कविता है या संकलन है, काव्य ग्रंथ है। मेरा लिखने का बहुत शौक है, और कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई कि जिनको हम लिखेंगे। आपने अभी बात की कि हिंदी में या किसी और भाषा में, यही सवाल है ना? इसलिए है कि मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि हिंदी पे हमारा कमांड है तो हम लिख सकते हैं, पंजाबी है, दूसरी भाषा, थोड़ा सा इंग्लिश में है कि हम लिख सकते हैं। अब हम इसी पुस्तक का ट्रांसलेशन कराने जा रहे हैं। किसी ने ट्रांसलेटर थे ना जो दिल्ली में, उन्होंने लिखा। कई बार क्या होता है कि आप लिख तो रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें समझ में आता, तो उतना हमारा कमांड नहीं जितना कि हिंदी पर। लेकिन हाँ, यदि आप जैसा कोई इसको ट्रांसलेट करेगा या थोड़ा सा मुझे गाइड करेगा तो मैं डेफिनेटली आई कैन डू। ये सत्र करीब 1.25 घंटा हो गया चलते, और मुझे लगता है कि कवि की इससे ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो और कवि ने कठिन, सरल, अति सरल सभी प्रश्नों का सामना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का भी सामना कवि ने किया है। ये कवि की उदारता है, उनका हृदय इस मामले में उदार है, तरल है, और हमने उस कवि के मुख से उनके रचना कर्म को सुना है। इतने सीनियर लोग हैं कि जब मैं इधर बैठा था तो मुझे संकोच हो रहा था। रविशंकर साहब यहाँ सर से शुरुआत की जाए उधर तक, तो और लगा कि थोड़ा पलटा उस तरफ हो गया कि इधर सुपर सीनियर्स हैं और नई जनरेशन। ये बात तो सच है। 3 पीढ़ियां एक साथ यहाँ मौजूद हैं,
और कविता पर बात हो रही है और आप इतने धैर्य से सुन रहे हो, तो ये अपने आप में आप सब लोगों की साधुता का प्रमाण है। मेरी आदरणीय गुरु जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो कमियां रही होंगी वो मेरे खाते में, और अगर कुछ ठीक रहा होगा तो आपका सिखाया होगा। है सारे वरिष्ठ लोग। थोड़ी सी कविता पे बोलूं थोड़ा सा, क्योंकि 43 वर्ष मैंने हिंदी पढ़ाई है और मैं ऐसे बोल लेती हूँ और कविता पढ़ाई है। उसमें सबसे पहले मैंने तुलसी पढ़ाई, परंतु तुलसी मैंने कहा तो घर घर में उनको क्या पढ़ाना है। फिर मैंने इसको जो मुझे प्रिय लगे जयशंकर प्रसाद और आगे बढ़ी विद्यार्थियों को मांझा, तो जयशंकर प्रसाद से आगे अज्ञे पैटर्न, अज्ञे को पढ़ा, बहुत पढ़ाया। मुझे लगता है कि अज्ञे जहां से बोल रहे हैं वहां तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन है, और अज्ञे कहीं मुझे कबीर जैसे लगने लगे। फिर मैंने कई साल कबीर पढ़े और आजकल भी मैं कबीर ही पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है कबीर को कई बार कई तरह से पढ़ा जा सकता है। मैं कहने से मैंने अपने विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने सिखाई। आपके ऐसे प्रेरणा स्रोत कौन सा कवि है जो कि आपके रंग में आप, जैसे सुशील ने कहा बहुत अच्छा, पहले उसने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि अभिधान है, और आपने और स्पष्ट कर दिया कि आपकी पहली रचना है और आपने भी, हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जबूड़ी पढ़िए। बस आपने जबूड़ी पढ़ लिया तो आपको शब्दों का कौशल, शब्दों को वैसे ही तीर हथियार बना देंगे आप, जैसे कि आप ऑपरेशन करते समय अपना आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें लास्ट में एक पूर्णता है और दूसरा सपने है। मैं दो ही कविता इसमें, 2 या 3 इसमें 3 पूर्णता। बचपन में विज्ञान में पढ़ा था, हर प्रमाण जीवन पर्यंत पूर्णता की खोज में रहता है और लगता है हर प्रमाण की तरह हम सब भी, हर प्रमाण की तरह हर व्यक्ति भी अभाव से ग्रसित है, जीवन में अभाव का ही प्रभाव। हर प्रमाण की तरह हर व्यक्ति भी अभाव से ग्रसित है, जीवन में अभाव का ही प्रभाव है। कुछ लोग साइंस के होंगे, आपने देखा सोडियम क्लोराइड में 11 होते हैं और उसमें क्लोराइड में 17 होते हैं, तो आउटर में 8 होने चाहिए, है ना, यही है ना साइंस का। उसी के संदर्भ में हर प्रमाण की तरह हर व्यक्ति अभाव से ग्रसित है और जीवन में अभाव का ही प्रभाव है। जीवन भर हम पूर्णता पाने की खोज तो करते हैं और पूर्णता पाना है मुश्किल, क्योंकि प्रमाण की तरह हम सबको पूर्णता पाने के लिए आदान प्रदान की आवश्यकता है। क्योंकि प्रमाण की तरह हम सबको पूर्णता पाने के लिए आदान प्रदान की आवश्यकता है, पर लोगों ने संयोग बस लेना तो सीखा है पर देना नहीं। लोगों ने संयोग बस लेना तो सीखा है, देना नहीं, क्योंकि लेना जन्मजात गुण है, देना तो कला है जिस कला को न सीखा न सिखाया गया। बच्चे को आप देखेंगे, आप चॉकलेट दें, आप नहीं दें अपने नाती पोते को, फिर उससे आप लेके देखो, देता नहीं। जब अभी कोई देता है, जब मम्मी कहेगी, अंकल कहेंगे, आंटी कहेंगे, दादा कहेंगे, नहीं भैया को दो, बहन को दो, तभी देता है। और ये सब चीजें सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि लेना जन्मजात गुण है, देना तो कला है जिस कला को न सीखा न सिखाया गया है। इसलिए हम सब में इस कला का अभाव है, जिससे कहीं ना कहीं पूर्णता का अभाव है। पूर्णता पाने के लिए प्राप्ति और त्याग ही सहारा है, या फिर संधि या समझौता। पूर्णता पाने के लिए प्राप्ति और त्याग ही सहारा है, या फिर संधि या समझौता। जिंदगी तो पूर्णता की मोहताज है, सहभागिता भी सुखद एहसास है, आदान प्रदान की आदत पूर्णता की कुंजी है। यदि प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक, यदि प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक विस्तार। प्राप्ति और त्याग ही पूर्णता का आधार है। पूर्णता न केवल हम सबके बल्कि सूक्ष्म अंड और विशाल ब्रह्मांड के भी अस्तित्व का आधार है, बल्कि सूक्ष्म अंड और विशाल ब्रह्मांड के भी अस्तित्व का आधार है। पूर्णता ही जीवन का लक्ष्य है, पूर्णता ही स्थायी है और पूर्णता से ही मोक्ष है, इसीलिए पूर्णता की ही खोज। अंतिम कविता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सपने हमारे और आपके, यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। ये कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है।
और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांश। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद बंद दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते, अपने होते, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को समझने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को समझने के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत देखिए, सत्र का तो एंड हो रहा है, क्योंकि हर सत्र को एंड होना होता है। एक प्लीज बैठे रहो। नहीं, अच्छे नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। आप दोनों हैं तो बहुत सारी डेडिकेशन, और हर डेडिकेशन के पीछे कुछ होता है। बहुत लोग अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जो अपनी कृति होती है उसको रिप्रेजेंट। और बिकॉज आई लव बुक्स एंड बिकॉज आई रीड बुक्स, आई हैव सीन मेनी डेडिकेशंस। डॉक्टर साहब डेडिकेशन इज यूनिक। इट सेज परिचितों के लिए और अपरिचितों के लिए, those whom I know and those whom I don't know, because the wall post asks you to write something for them, because we normally do this little feature on what's going to happen. So I was thinking of what to write about him, and so I said that this dedication is so unique. Thank you very much, Doctor, for your dedication. मेरा निवेदन है हमारे बोलेंगे इंदु पांडे जी हमारे बीच में, आपसे निवेदन है कि आप हमारे आज की कवि को निवेदन है कि आप अपने स्टूडेंट को आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ कैफे का भी, स्नेहा का, अमन का, थैंक यू फॉर हैविंग कम हियर एंड सचिन इज अ वॉलंटियर। थैंक यू वेरी मच।